और अल सदर के समर्थक जो इस वक्त सड़कों पर इराक की नजर आ रहे हैं, वो तबाही और बर्बादी लेकर आए हैं। सुरक्षा बल काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी काबू में आ नहीं रहे। गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं। उसके बावजूद भी विद्रोह शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सीधे रुख करेंगे मनीष झा, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये स्थिति पैदा कैसे हो गई? अचानक अल सदर ने जो ऐलान किया, उसके बाद उनके समर्थकों को यह क्यों लग रहा है कि अब उनके ओपोनेंट्स का अगर राज आ जाता है इराक में, तो उनके पास लड़ने मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा? बिल्कुल समीर, देखिए, और ऐसी हालात में सवाल तो ये भी है कि अब कौन किसकी सुनेगा। हालांकि आज इराक के सर्वोच्च न्यायिक परिषद की सुनवाई है, जब वो सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है, और अब सर्वोच्च न्यायिक परिषद को ये तय करना है कि क्या जो चुनाव हुए थे। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसे पार्लियामेंट को भंग कर दिया जाए और फिर से चुनाव हो, क्योंकि अल सदर की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो सरकार नहीं बना रही है। और सरकार इसलिए नहीं बना रही है क्योंकि बाकी जो सिया समर्थन वाले राजनीतिक दल हैं वो उनके साथ आने को तैयार नहीं है, तो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अल सदर एक तरह की ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, लेकिन केवल ये वही तक सीमित नहीं है, बल्कि बात यह है कि अल सदर के जो धार्मिक गुरु थे, जिन्होंने कि ये कहा कि अब मेरे बाद अल सदर की नहीं, आप ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी की सुनिए, तो वहाँ पर उनके समर्थकों के बीच भी एक अलग सा कन्फ्यूजन हो गया है। और जो तीसरी बात है कि जिस इलाके में ये सब हो रहा है, यानी कि तथाकथित वो ग्रीन जोन, जिसे इराक में या बगदाद की सबसे सुरक्षित जगह कही जाती थी, और 2003 में अमेरिकी फ़ौज के आने के बाद से उस इलाके में लगातार इराक के बाकी लोगों की आवाजाही बना थी, तो उस जगह पर आकर इराक के लोगों का कब्जा कर लेना, वहाँ के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर लोगों का पहुँचना, तो पिछले 20 साल से जो इराकी जनता को सत्ता के उन कॉरिडोर से दूर रखा गया था, तो वैसी स्थिति में ये नहीं, लेकिन अल सदर की मंशा फिलहाल मनीष क्या नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, जो रूलिंग पार्टी है, जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान है, वो ये अपील कर रहे हैं कि भाई देश तो सिविल वॉर जैसी स्थिति में चला जाएगा, इसलिए अल सदर कम से कम अपने सपोर्टर से, समर्थकों से ये गुजारिश तो करें कि वो अपने अपने घरों में वापस लौटें। लेकिन अल सदर की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है, और अब तो उन्होंने भूख हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है, तो इससे तो टसल और बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और अल सदर जब तक खुद अपने समर्थकों को वापस जाने के लिए नहीं कहते हैं, वैसी स्थिति में ये हालात सामान्य होते दिखता नहीं है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इराक के नजफ में जो शिया के एक दूसरे धार्मिक गुरु हैं, सबसे बड़े धार्मिक गुरु में से एक आयतुल्लाह सिस्तानी, वो अगर अपील करें तो शायद कुछ हो, लेकिन वो भी अपील नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो धार्मिक गुरुओं की बात वहाँ के समर्थक मान सकते थे, वो अपील नहीं कर रहे हैं। अल सदर को पता है कि अब आखिरी मौका है, क्योंकि उनके कहने पर ही उनके समर्थक यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सत्ता के सर्वोच्च पद पर अल सदर तभी जा सकते हैं जबकि ये हालात कंटिन्यू बना रहे, क्योंकि बहुमत उनके पक्ष में आएगा नहीं, तो वैसी स्थिति में जबरन सत्ता पर कब्जा की जाए। हालांकि ये बात सच है कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत थी, लेकिन फिर इराकी संविधान के मुताबिक बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करने की वजह से अल सदर उस पोजीशन पे नहीं जा पा रहे हैं, और इसीलिए वो आप कहें तो दबाव की भी राजनीति अपना रहे हैं, और साथ ही साथ सही बात है मनीष, और ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल इराक के जो हालात हैं वो काबू से बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को गोलियां मारने के लिए मजबूर है सुरक्षा बल, लेकिन फिर भी भीड़ जो है वो सड़कों से हटने का नाम नहीं ले रही है। सुरभि, लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।